नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में। यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है, उसका जो सम्मेलन चल रहा है, उसमें ये मुद्दा पूरे विश्व में छाया हुआ है, क्योंकि जनरल असेंबली की जो मीटिंग है उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को हाल ही में मान्यता दी है। और जो संघर्ष लंबे समय से लगभग ये मान के चलो कई दशकों से बहुत ज्यादा भीषण रूप ले चुका है, उस विवाद को सुलझाने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के सम्मेलन में किया गया और कई देशों ने इसको मान्यता दी। लेकिन क्या ये विवाद वास्तव में सुलझ जाएगा, सुलझने की स्थिति में है? दुनिया के जो देश हैं उनके जो रिव्यू हैं, उनकी तरफ से जो मत आ रहे हैं, उस पर इजराइल का क्या कहना है, फिलिस्तीन का क्या कहना है, अमेरिका की क्या राय है? क्या इसको एक तरीके से संभालने का वास्तव में प्रयास किया जा रहा है, या फिर एक तरीके का ये जो रूटीन जो चलता आ रहा था, पहले से जो चीजें चलती आ रही थी उसी तरीके से चलता जाएगा? इन सभी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। और इस जो संघर्ष का जो मूल है, जो जड़ है, कहां से इसकी ये संघर्ष पैदा हुआ और अभी वर्तमान में ये कितना खतरनाक है, क्या वास्तव में सुलझ पाएगा, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो सेशन में बने रहिए अंत तक, पूरी खबर को ध्यान से सुनिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आप न्यूज देखें कि फ्रांस समेत 5 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। मैंगटो बोले ये हमास की हार है। यूएन चीफ ने भी अपना यहां पर स्पीच दिया और फिलिस्तीन देश बनकर रहेगा। फ्रांस समेत 6 यूरोपीय देशों ने मान्यता देने का किया ऐलान। यहां पर देखिए, फ्रांस जो है अगुवाई करता हुआ दिख रहा है। फ्रांस के साथ में सऊदी अरब भी, क्योंकि यूएनजीए यानी जो सम्मेलन हुआ उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें परिचर्चा होनी थी इन देशों की, उसमें फ्रांस और सऊदी अरब जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव लिया गया। फ्रांस ने भी दी फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता। देखिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को पहले भी मान्यता दे चुके हैं, लेकिन यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा अब इस पहल में शामिल हो जाना, यानी फिलिस्तीन को मान्यता देना, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है। ये अपने आप में थोड़ा अलग है। इस विवाद में जो चीज अलग दिख रही है वो ये है कि यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन हो गया या फ्रांस हो गया, इन देशों ने, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन सभी ने मान्यता दी है। यानी यूरोपियन के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो इनके साथ एक तरीके से एलाइज कंट्रीज ही माने जाते हैं, उन्होंने भी मान्यता दी है। तो इसलिए ये काफी खबरों में है। लेकिन जर्मनी ने मान्यता नहीं दी है, इसको भी हम आगे बात करेंगे। जर्मनी काफी चर्चा में रहा है। इटली में फिलिस्तीन समर्थकों ने, सॉरी, जर्मनी नहीं, इटली ने मान्यता नहीं दी है और वो काफी चर्चा में रहा है। और इटली में इसको लेकर हिंसक घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। ये खबर भी आप देखेंगे। यहां पर आप देखें, इटली प्रोटेस्ट, मेलोनी की ना से जल उठा इटली। ठीक है, तो जर्मनी ने मान्यता दे दी, फ्रांस ने दे दी, लेकिन इटली इसमें मान्यता नहीं दे रहे हैं। अब पूरी खबर को ध्यान से सुनो। एक्चुअल में ये मौका जो था वो यूएनजीए सम्मेलन का था। यूएनजीए का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का एक रूटीन जो सम्मेलन होते हैं, वो सम्मेलन था। 9 सितंबर के आसपास ये स्टार्ट हुआ और काफी लंबा चलेगा। लेकिन इसमें जो 23 सितंबर से 29 सितंबर का जो टाइम है, उस 23 सितंबर से 29 सितंबर का जो ये जो टाइम है, इसमें उच्च स्तरीय वार्ता के लिए या उच्च स्तरीय आम चर्चा के लिए समय डिसाइड किया गया। यानी इसमें वैश्विक मुद्दों पर बात की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। वैश्विक मुद्दे का मतलब जैसे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याएं हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, महिला अधिकार है, परमाणु निरस्त्रीकरण है, अंतरराष्ट्रीय विवाद है। इन सभी के समाधान के लिए लगभग 150 से ज्यादा देश यहां पर एकत्रित हुए हैं। ये जो सम्मेलन है, इसका जो थीम है बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। यानी एक्चुअल में संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं आपको बता दूं, 1945 में इसका गठन हुआ था। 2025 चल रहा है। तो इसका जो ये वो है, लगभग 80वां जो है सत्र था इसका। और इसी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए भी यहाँ पर इनको बात करनी थी। चलिए, अब इस सम्मेलन में जब
उच्च स्तरीय आम चर्चा की बात आई तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुद्दा सबसे पहले उठाया गया वो इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा था, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत ज्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर आम लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है, बेघर हो चुके हैं लोग, शरणार्थी हो चुके हैं, भूखमरी जैसे यानी बहुत ज्यादा हालत खराब है जो पूरे विश्व में इस समय दिखाई दे रही है। अच्छा, यहां पर देखिए आप कि फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, इन्होंने फिलिस्तीन को एज ए स्वतंत्र मतलब फ्री कंट्री के रूप में इन्होंने मान्यता दी। सोमवार देर रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच इजराइल फिलिस्तीन का विवाद के समाधान को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता की फ्रांस ने और सऊदी अरब ने। ठीक है, अब यहां जैसे ही मैक्रोन ने इसे मान्यता दी, इन्होंने बताया कि भाई हमने इसको मान्यता दे दी है, फिलिस्तीन को हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानते हैं, और ये इन्होंने कहा कि ये हमास की हार है। इन्होंने ये कहा कि हम इसको मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को, ये हमास की हार है। अब ये बात समझ से परे है कि ये हमास की हार कैसे है, ये इन्होंने क्यों कहा, लेकिन इस बात पर पूरे यानी सम्मेलन में जितने भी लोग थे उन्होंने या फिर फिलिस्तीन के जो प्रतिनिधि मंडल थे उन सभी ने इस पर तालियां बजाई कि भाई इसका स्वागत है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि टू नेशन सॉल्यूशन, यानी फिलिस्तीन और इजराइल दो देश बनने चाहिए और ये इसके बिना इस क्षेत्र में शांति संभव नहीं है, ऐसा फ्रांस की तरफ से कहा गया। अब यहां पर देखिए ये वो 10 देश है दोस्तों जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिसमें आप 21 सितंबर को, ये रेड कलर में जो है उनको 21 सितंबर को इन्होंने मान्यता दी है, कनाडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 23 सितंबर को जो मान्यता दी है वो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहे होंगे, फ्रांस है, अंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मोनाको, माल्टा। ये 10 देश है जिन्होंने हाल फिलहाल में मान्यता दी है। मैक्सिमम कंट्रीज इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, फिर इसके अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। ये वो देश थे जो कभी ना कभी ऐसा लगता था हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहेंगे और फिलिस्तीन जो है उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे थे। अमेरिका का वर्चस्व है तो अमेरिका के साथ में ये देश भी खड़े रहते थे, लेकिन अब इन देशों ने मान्यता फिलिस्तीन को दे दी है, तो ये थोड़ा सा जो रुख है वो विपरीत लग रहा है, विपरीत लग रहा है। तो अब यहां पर आप एक और चीज देखें कि फिलिस्तीन के जो इस समय कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति महमूद अब्बास, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस सम्मेलन से जुड़े। एक्चुअल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों जुड़े? जब फिलिस्तीन का विवाद है, फिलिस्तीन के बारे में बात हो रही है, तो ये यहां पर आए, फिजिकली क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि अमेरिका ने इनको आने ही नहीं दिया, अमेरिका ने इनको वीजा देने से मना कर दिया। तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभा को संबोधित किया और इन्होंने ये कहा कि भाई जो ट्रंप है, सऊदी अरब और फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और बाकी के जो साझेदार हैं, जो काम कर रहे हैं उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जब फिलिस्तीन बन जाएगा, यानी फिलिस्तीन जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, तो उसमें हमास के लिए कोई जगह नहीं होगी, यानी हमास का कोई शासन नहीं होगा, शासन हमारी जो सरकार है वही इसमें करेगी, ये बात इन्होंने कही है। दूसरा इन्होंने कहा जंग खत्म होने के बाद राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव करने का भी वादा किया। हम 3 महीने के भीतर एक अंतरिम संविधान तैयार करेंगे ताकि अथॉरिटी से राज्य को सत्ता सौंपी जा सके। कहने का मतलब ये है कि फिलिस्तीन में पूरी ये कह रहे हैं कि पूरी संवैधानिक एक गवर्नमेंट बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हमास जिसे कि एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। और इन्होंने गुजारिश की कि फिलिस्तीन को मान्यता देने में बाकी देश भी आगे आए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये कहा, जब ये 10 देशों ने इसको मान्यता दे दी तो इन्होंने कहा पैलेस्टाइन इज आवर्स, यानी पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन हमारा है, हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया। ठीक है, इस पूरे सम्मेलन में अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। एक ऐसा देश जिसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा चर्चा में रही वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ये हैं राष्ट्रपति सुबियांतो जो है, उनका जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि देखिए इंडोनेशिया जो है ये सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, और दूसरी बात यह है कि इसके इजराइल से भी अच्छे संबंध नहीं है, और फिलिस्तीन या फिर गाजा पट्टी इनसे तो है ही नहीं। तो ये तटस्थ देश के रूप में इन्होंने अपनी बात कही। इन्होंने ये कहा कि आप फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दीजिए, हम भी तैयार हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ इजराइल की सुरक्षा की गारंटी भी लेनी होगी। ये अपने आप में बड़ी बात थी कि एक मुस्लिम कंट्री जो है इस बात की पूरी गारंटी की बात कर रहा है। वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज, वी मस्ट ऑल्सो रेस्पेक्ट एंड वी मस्ट ऑल्सो गारंटी द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इजराइल
ओनली देन वी कैन हैव रियल पीस। यानी वास्तविक रूप से शांति तो जब ही आएगी जब दोनों देशों को आप पूरी तरह से सिक्योरिटी दें, वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, सुरक्षा के लिए पूरी गारंटी आप यहां पर दें। तो कहने का मतलब इनकी बात काफी चर्चा में रही। दूसरा एक देश है बेल्जियम। बेल्जियम ने भी मान्यता दी, लेकिन अपनी एक शर्त रखी। शर्त ये रखी, इन्होंने कहा कि गाजा में हमास को सत्ता से हटाया जाएगा और सभी इजरायली बंधकों को रिहाई की जाएगी। इजरायली जो बंधक है इनके पास में, उनकी रिहाई कराई जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू भी इसी को बार बार कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि हमास के पास में इजराइल के जो बंधक लोग हैं सबसे पहले तो उनको छोड़ा जाए और हमास जो है उसको सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि फिलिस्तीन का या फिर मैं कहूं गाजा पट्टी का पूरी तरीके से अभी आधिपत्य जो है वो हमास के हाथ में है और इजराइल ने कसम खा रखी है कि वो हमास को पूरी तरह से तहस नहस करके ही मानेंगे। ऑलमोस्ट कर भी दिया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज समझो, इटली में ये सारा बवाल क्यों हुआ। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, इन्होंने यूरोपियन जो बाकी की कंट्रीज हैं उनके पलट थोड़ा अलग जवाब दिया। इन्होंने अलग जवाब क्या दिया, इन्होंने साफ मना किया कि हम फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में मान्यता देने से इनकार करते हैं। जबकि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और बाकी के जो देश हैं, सभी मुख्य देश जो हैं इसको मान्यता फिलिस्तीन को दे चुके हैं। तो इधर जॉर्जिया मेलोनी जो है इसके लिए मना कर देती हैं और इसका प्रभाव जो है इटली में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इटली की जनता को इनका निर्णय पसंद नहीं आता। इटली की जनता हजारों की संख्या में इटली की जो सड़कें हैं उन पर एकत्रित हो जाती है। 20,000 लोग सेंट्रल स्टेशन पर इकट्ठा हो गए। बस रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने स्मोक बम, बोतलें और पत्थर फेंके। कहने का मतलब ये हिंसक घटना यहाँ पर शुरू हो गई। और ये आप यहाँ भी देख सकते हो, ये गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो ये विवाद है उसमें गाजा पट्टी का समर्थन करते हुए यहाँ के जो लोग हैं इटली के, ये आपको दिख रहे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार के डिसीजन जो है उसको ये कह रहे हैं कि आपने गलत डिसीजन लिया है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसको कहीं ना कहीं अपराधी मान रहे हैं कि गाजा में जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है, ऐसा इन्होंने माना है। चलिए, अब मेलोनी जो है इन्होंने बाद में जब ये सारी घटनाएं हुई तो इन्होंने ये कहा कि देश भर में ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाई गई हड़ताल का हिस्सा थे। यानी ये जो प्रदर्शन थे वो ट्रेड यूनियन जो हैं उन्होंने ये करवाए हैं। इनका मकसद गाजा में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना था। मजदूरों ने वेनिस बंदरगाह का काम रोकने की कोशिश की, इजराइल को हथियार और सामान ताकि ना भेजा जा सके। लेकिन साथ में इन्होंने ये कहा कि ये घटनाएं शर्मनाक हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। यानी जर्मनी इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा और यहाँ पर हथियार और सामान भेजता रहेगा। इससे आम लोगों का ही नुकसान है। यानी यहाँ पर मेलोनी अपनी बात पर तटस्थ नजर आती हैं कि अपनी बात को जो उन्होंने कहा है वो सही है। चलिए, फिर सबको इंतजार था कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहते हैं। इन्होंने यूएन में जब संबोधित किया तो साफ साफ इन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा। नकार दिया, चाहे कितने भी देश इसको मान्यताएं दे दें। और विशेषतः इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को इन्होंने खरी खोटी सुनाई, उनको इन्होंने लताड़ा कि आप लोग पहले हमारे साथ थे और आप लोगों को सारी समस्या पता है, जड़ पता है, और अब आप इसको मान्यता दे रहे हो। आप आतंकवादियों को गोद में बैठा रहे हो। ये तक इन्होंने कहा कि आप आतंकवादी यानी हमास जो है उसको आप पूरी तरह से मान्यता दे रहे हो, हमास के हौसले बुलंद कर रहे हो। नेतन्याहू ने ये सारी चीजें कही और इन्होंने कहा कि इन्होंने कि जैसे ही ये न्यूयॉर्क से वापस लौटेंगे तो इसका जवाब भी देंगे कि आपने जो मान्यता दी है उससे कुछ नहीं बदलने वाला और हमारा क्या इंटेंस है, हम क्या चाहते हैं, वो आपको जवाब भी जल्दी मिल जाएगा। एक और चीज यहां पर चर्चा का विषय रही कि जब अमेरिका में नेतन्याहू गए तो वो अपना जो रूट था, एक सामान्य जो हवाई मार्ग था उससे नहीं गए। यानी इन्होंने असामान्य एयर रूट को चुना, उससे गए। और ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया, ऐसा माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है आईसीसी, इन्होंने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हुए हैं। तो हो सकता है बेंजामिन को ये लग रहा हो कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है अमेरिका में, इसलिए वो एक अलग ही असामान्य हवाई मार्ग से यहाँ पर एंटर हुए। चलिए, अब यहाँ एक चीज देखिए दोस्तों, ये जब बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ऐसा कहा
कि हम न्यूयॉर्क से जाने के बाद मैं इसका जवाब दूंगा, तो ये चर्चाएं भी सामने आने लग गई, ये चर्चाएं होने लग गई कि हो सकता है अब इजराइल गाजा पट्टी पर या वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीन जहां पर टिका हुआ है वहां पर बड़ा हमला कर ले। क्योंकि ऐसा इजराइल को भी लग रहा है कि जब 150 के आसपास देश अब तक मान्यता दे चुके हैं, तो हो सकता है कि दबाव बनाया जाए इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए। तो हो सकता है सीज फायर की स्थिति बने और उस समय हमारे पास में जो एरिया होगा उस पर हम अपना अधिकार जमाएंगे। तो इजराइल हो सकता है वेस्ट बैंक जो है, जो कि बड़ा क्षेत्र है इस समय फिलिस्तीन के पास में, गाजा पट्टी बहुत छोटा सा क्षेत्र है, हो सकता है कि इजराइल उस पर अटैक करके उसके और बड़े हिस्से को अपने पास ले ले। ये बात यानी ये आशंका यहां पर जताई जा रही थी, लेकिन इसको ट्रंप ने खारिज किया। ट्रंप ने कहा, ट्रंप एश्योर अरब लीडर्स वी वॉन्ट अलाउ इजराइल टू एनेक्स वेस्ट बैंक। ठीक है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये गारंटी ली है, अरब देशों को ये गारंटी दी है कि आप चिंता मत कीजिए, हम इजराइल को ये आज्ञा नहीं देंगे, ये अनुमति नहीं देंगे कि वो वेस्ट बैंक पर हमला करे और उसकी जो बचा हुआ जो क्षेत्रफल है उसको भी क्या करे, दबा ले। लेकिन इजराइल देखिए जब काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे से अमेरिका का कोई ना कोई इशारा होता है। अब ये बात होने के बाद में आप किस दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा अचानक क्या हुआ कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं ये अचानक से फिलिस्तीन को मान्यता देने लग गए। तो देखिए इसके पीछे जो कारण माना जा रहा है वो ये है कि ये संघर्ष जो है ना बहुत लंबा हो गया है और इसमें आम जन की बहुत ज़्यादा हानि हुई है, बहुत लोग मर गए हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से हम कहें कि बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, भुखमरी फैल चुकी है, लोगों का जो जीवन यापन है वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये चीज़ें देखिए नुकसान दोनों तरफ हुए हैं, यानी इजराइल में भी हुए हैं, गाजा पट्टी में भी हुए हैं। इजराइल सक्षम देश है तो वहां पर आपको थोड़ा सा नुकसान कम दिख रहा है और नुकसान ज्यादा गाजा पट्टी में दिख रहा है। गाजा पट्टी में हालात बहुत खराब हैं, लेकिन बात यहां ये भी आती है कि गाजा पट्टी में जब इतने हालात खराब हैं तो इनके पास में अति आधुनिक हथियार, इनके पास में बॉम्ब या फिर मिसाइल्स के लिए पैसा कहां से आ रहा है। ये जब युद्ध को रोकने की स्थिति में बिल्कुल भी मतलब तैयार नहीं है, युद्ध को रोकने के लिए इजराइल से बात करने को तैयार नहीं है। इजराइल जब हमला करता है तो वापस से भी रिटेलिएशन वापस होता है पूरी तरीके से। तो ये भी एक बात सामने आ रही है। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं फिलहाल में जो मान्यता की बात कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को, उसका कारण बस यही है कि 2 साल से जारी जंग के बीच भुखमरी और बर्बादी की तस्वीरें, इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई से इजराइल को लेकर दुनिया की राय बदल रही है। यानी ये जो कंट्रीज हैं अब ये कह रही हैं कि अब बहुत हो गया, अब आपको ये चीज रोकनी पड़ेगी। अब बात आती है कि क्या वास्तव में ये विवाद सुलझ जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर आपको समझना है ना, तो इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद है इसका जो मूल है, इसकी जो जड़ है, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, आप जिस चीज को समझना। देखिए इजराइल फिलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य से होती है। यानी ये जो क्षेत्र था ना जिसमें आज इजराइल फिलिस्तीन की बात हो रही है, ये तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है। इस पूरे ही क्षेत्र में यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसे हम कहते हैं ओटोमन साम्राज्य। 19वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य जो है, ओटोमन साम्राज्य यहाँ पर हम कहें तो इसका पतन शुरू हुआ और ब्रिटेन जो है इसने धीरे धीरे इस पर कब्जा करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फलस्तीन के नाम से जानी जाती थी। बड़ा प्रमुख सेंटेंस है, महत्वपूर्ण, आप समझना, फलस्तीन की बात हो रही है लेकिन यहूदियों की पवित्र भूमि कहा जा रहा है। तो दोस्तों यह चीज ये भी समझना आप कि जो इस्लाम है, इस्लाम लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ है। यानी इस्लाम धर्म जो है वो 6वीं 7वीं शताब्दी में आया है। लेकिन इस जगह पर इससे पहले यहाँ पर यहूदी और क्रिश्चियन ये लोग यहाँ पर पहले से रहते थे। हालांकि यहूदी जो है पहले से यहाँ इस यहूदियों की पवित्र भूमि, क्रिश्चियनों की पवित्र भूमि इसको माना जाता है। उसके बाद जब इस्लाम का आगमन हुआ तो यहाँ पर इस्लाम के मानने वाले लोग भी यहाँ बस गए। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर कहने का मतलब रहने लगे। चलिए अब कहने का मतलब जो यरूशलेम जिसकी हम बात करते हैं इजराइल में, वो इन तीनों ही धर्मों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। और उस समय ऐसी कोई समस्या थी नहीं, ये सभी जो समुदाय हैं, ये धर्म के लोग हैं, आपस में बहुत शांतिपूर्वक रह रहे थे। 1917 में ब्रिटेन
ओटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन ने जीत लिया और 1917 में ब्रिटेन ने घोषणा की। क्या घोषणा की? कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी जो फिलिस्तीन जो कंट्री थी, फिलिस्तीन जो जगह थी, ये हालांकि एक संप्रभु राष्ट्र तो कभी भी घोषित नहीं किया गया, लेकिन इस जगह पर यहूदियों को बसाने का प्रयास ब्रिटेन के द्वारा 1917 में शुरू कर दिया गया और इसे कहा गया बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में कहा जाता है कि यही इजराइल फिलिस्तीन की विवाद के बीच में जो विवाद है उसकी मुख्य जड़ यही है, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया? ब्रिटेन के द्वारा। अब समझो कैसे शुरू किया गया। आप समझिए कि 1917 से पहले, यानी ब्रिटेन ने जब यहूदियों को यहां पर लाना शुरू किया, उससे पहले ये ग्रीन आपको मैप दिख रहा होगा, इसमें फिलिस्तीन ये राज्य है, फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। इसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती थी, ठीक है, मुस्लिम आबादी यहां पर ज्यादा हो गई थी और यहूदी जो हैं वो अल्पसंख्यक थे। लेकिन ब्रिटेन ने यहां पर किसको बसाना शुरू किया? यहां पर यहूदियों को लाना शुरू किया और धीरे धीरे आप देख रहे हैं रेड कलर बढ़ता जा रहा है। ये रेड कलर जो है वो इजराइल को दिखा रहा है और जो मुस्लिम आबादी वाला जो फिलिस्तीन हुआ करता था उसका आकार छोटा होता जा रहा है। इसको ध्यान से यहां पर आपको पूरे डिटेल में समझिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में हुआ था। 1917 में फिलिस्तीन जो है यहां पर यहूदियों को बसाना शुरू किया गया। क्यों किया गया वो भी कारण बता दें आपको। जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों पर भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया था। उस समय यहूदी पूरे यूरोप में फैले हुए थे। यहां इस वाले क्षेत्र में अगर हम फिलिस्तीन वाले क्षेत्र की बात करें तो यहां यहूदी अल्पसंख्यक हुआ करते थे। लेकिन हिटलर ने जब यहूदियों पर अत्याचार किए तो ब्रिटेन ने यहूदियों को, ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज सारी मान लो, इन्होंने यहां पर यहूदियों को बसाना शुरू किया और जो पवित्र स्थल है यरूशलेम, वहां पर इन लोगों की राजधानी बनाने की बात कही। इस समय की स्थिति आपके सामने बताते हैं। 1922 में मुस्लिम यहां 78% थे, क्रिश्चियन 10%, यहूदी 11%। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945, तब तक स्थिति ये हो चुकी थी कि 60% मुस्लिम, 7% क्रिश्चियन और 31% यहूदी। यानी सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई वो किस में हुई? यहूदियों की संख्या में, मात्रा में। और 78% से मुस्लिम कितने हो गए? 60%। और फिर 1948 में इजराइल देश बनता है। इजराइल देश जब बना तो उस समय से पहले, ये फिलिस्तीन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, लेकिन जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये 1948 की स्थिति है। यहां पर मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो किसके पास चला गया? इजराइल के पास। क्योंकि 1948 में जब इजराइल की घोषणा की गई तो अरब और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में ये हालात हुए कि इजराइल की जीत हुई। तो यहां पर आप देखते जाइए, बार बार इजराइल ने अरब कंट्रीज से या मुस्लिम देशों से या फिलिस्तीन से युद्ध लड़े हैं, कई सारे युद्ध लड़े हैं और हर बार इजराइल जीतता गया और हर बार इजराइल फिलिस्तीन के क्षेत्र पर कब्जा करता गया। और इस तरीके से आज हालात ये है कि ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये इजराइल है और ग्रीन कलर में ये गाजा पट्टी हो गया। ये वेस्ट बैंक में, पूरा वेस्ट बैंक ध्यान रखना फिलिस्तीन के पास नहीं है, वेस्ट बैंक का बहुत कम हिस्सा है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कहने का मतलब ये रहा। अब इस पूरी खबर को आप समझ लो। 1948 में इजराइल बना, उसके बाद युद्ध हुआ, सीज फायर की स्थिति में जो जहां जैसी स्थिति थी वहां पर रोक दिया गया। उस समय इजराइल काफी क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था। फिर उसके बाद 1964 में युद्ध की शुरुआत होती है और अरब देश जो हैं, अरब कंट्रीज जो हैं, लगभग 6 देश, वो फिलिस्तीन का साथ देते हैं। 1967 में बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस युद्ध में इजराइल हमला कर देता है मिस्र और सीरिया पर। युद्ध 6 दिन तक चलता है, इजराइल की जीत होती है। इजराइल बहुत बड़े क्षेत्र को यहां पर कब्जा लेता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, गोलान हाइट्स, इन सभी पर इजराइल का कब्जा हो जाता है। इजराइल, देखिए ये जो क्षेत्र है ना, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी पर मिस्र का अधिकार था पहले और जॉर्डन का अधिकार था वेस्ट बैंक पर। अब इसे अधिकार में ले लेता है इजराइल। तो इजराइल इस तरीके से सामने निकल कर आ जाता है और ये छोटी सी गाजा पट्टी और ये वाला वेस्ट बैंक का हिस्सा जो है ये बचता है किसके पास? फिलिस्तीन के पास। चलिए अब युद्ध शुरू हो जाते हैं।
1964 में फिलिस्तीन ने यहां पर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ बनाई, और पीएलओ जो है ये इन्होंने कहा कि हम हमारा शासन चलाएंगे। आतंकवादी संगठन ये तो बाद में आए हैं यहां पर, लेकिन इनके पास में जब टू स्टेट सॉल्यूशन दिया गया, क्योंकि ये संघर्ष जब बढ़ रहा था, तो टू स्टेट सॉल्यूशन को इन्होंने कभी माना नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टू स्टेट सॉल्यूशन पर एक और रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन इसको फिलिस्तीन ने कभी स्वीकार नहीं किया। बाद में इसको जब इनको लगा कि भाई हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा है, तो इसको स्वीकार करने लगे, और आज ये इस पर मानने को तैयार हैं। लेकिन इजराइल आज तैयार नहीं है। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, क्या चाहते हैं ये देश, समझना ध्यान से। ये देखिए जो ब्लू कलर में ये तो इजराइल है पूरा, और ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है इसमें फिलिस्तीन। वेस्ट बैंक वाला जो हिस्सा है, इसमें काफी हिस्सा जो है किसके पास है, इजराइल के पास है अभी भी। ये चाहते हैं कि भाई ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक वाला पूरा क्षेत्र जो है, ये तो किसको दे दिया जाए, ये तो दे दिया जाए फिलिस्तीन को, एक अलग देश बन जाए, और फिर बाकी का जो देश है वो इजराइल बन जाए। इजराइल जो है ही, इजराइल को एक स्वतंत्र मान्यता है ही। लेकिन आपको ये लग नहीं रहा, मैप को देख के नहीं लग रहा, ये स्थिति वही है भारत पाकिस्तान वाली, जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना और बीच में भारत, तो वो स्थिति कभी संभलने वाली थी नहीं, और एक स्थिति ऐसी आई कि पश्चिमी पाकिस्तान से अलग पूर्वी पाकिस्तान हो गया। यहां पर इजराइल बीच में है, इजराइल बीच में है, तो इस पर इजराइल कभी भी तैयार नहीं होने को है, तैयार नहीं हो सकता, ना ही हो रहा है। फिर दूसरी बात, राजधानी की बात आती है, यरूशलेम। इसके बारे में कहा जाता है कि कॉमन राजधानी कैपिटल रखी जा सकती है, इस तरीके से पूर्वी पश्चिमी करके इस तरीके से विचार किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी ये तैयार नहीं है, और ये भी एक विवाद का विषय आगे चलकर बन सकता है। बहुत सारे देशों ने जब 1948 में इजराइल बना, उसके बाद में फिलिस्तीन पर चर्चाएं होती गई, तो देखिए भारत उन देशों में है जिसने फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता दी, सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत भी है। 1988 में चीन और रूस ने इसे मान्यता दी। अमेरिका एक इकलौता देश है जो फिलिस्तीन को कभी भी मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है पीए, ये फिलिस्तीन के द्वारा बनाई गई, जिसे अमेरिका ने मान्यता दे रखी है कि आप अपना राजकाज इससे चलाइए। अब दोस्तों एक समस्या जो है इसको समझना, वेस्ट बैंक। देखिए गाजा पट्टी की बात तो साफ हो रही है कि गाजा पट्टी फिलिस्तीन के पास रहेगा, लेकिन वेस्ट बैंक अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर बड़ा झोल है। कैसे झोल है समझना, यहां 1993 में ओस्लो समझौता हुआ था, और ओस्लो समझौते के तहत जो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3। एक है एरिया ए, जो कि लगभग 18% के आसपास है वेस्ट बैंक का। एरिया ए जो है उस पर फिलिस्तीन का शासन है, आज की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन चलाता है इसको। एरिया बी जो है इसको फिलिस्तीन और इजराइल दोनों मिलकर चलाते हैं। फिर लगभग 60% एरिया जो है वो इजराइल के कब्जे में है। यानी अगर वेस्ट बैंक की बात करें तो 18% स्वतंत्र रूप से फिलिस्तीन के पास है, 22% पर दोनों का है, और 60% आज भी किसके पास है? इजराइल के पास है। तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है कि इसको इजराइल कभी छोड़ने को तैयार होगा नहीं, और ऐसी स्थिति में ये विवाद सुलझने की स्थिति में आने वाला नहीं है। ये आप ईयर वाइज अगर देखें, 1988 में ज्यादातर देशों ने मान्यता, जिन देशों ने मान्यता शुरू की थी उनमें भारत भी था, चीन, रूस, इन सभी देशों ने मान्यता दी समय समय पर। 1989 से 1998, 2004 से 2010, यानी टोटल अभी तक कितने देश मान्यता दे चुके हैं? 150 प्लस 1, 151 देश मान्यता दे चुके हैं। 10 देशों ने अभी मान्यता दी है। हमास और इजराइल के बीच में ये जो भीषण संघर्ष है, ये वैसे तो देखिए अभी जो हाल फिलहाल में हम बात हो रही है वो 7 अक्टूबर 2023 की बहुत ज्यादा बात होती है, क्योंकि उस समय हमास ने एक बहुत ही ज्यादा भीषण हमला किया था इजराइल पर। इजराइल में बहुत से लोगों की मौत का कारण बना और बहुत से लोगों को बंधक बना दिया। लेकिन ये हमला जो है, अगर आप इस पर नजर डालें कि 2008, 2012, 2014, 21, 22 सभी समयों पर ये हमला चलता रहा है और लोगों की मौत होती रही है। यहां पर आप देखिए कि कितने लोगों की मौत 15 साल में, दोनों के संघर्ष में 7,000 फिलिस्तीनी और 12,000 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी में जो खून खराबा हुआ है, गाजा पट्टी में 5,360 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, वेस्ट बैंक जो है इसमें 1,007, 138, ये दोनों देश जो जिसके हुए हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए 5,360 जो हैं ये फिलिस्तीनी मौतें, और इजरायली मौतें जो हैं
वो ये वाली हैं, यानी 52 इजराइल, 1007 वेस्ट बैंक में किसके हैं, फिलिस्तीन के, 138 ये। कहने का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा स्तर पर लोगों की मौत हुई है, लेकिन इजराइल का यहाँ पर रेशियो आपको कम मिलेगा, फिलिस्तीन या गाजा पट्टी का आपको रेशियो ज़्यादा मिलेगा। उसका कारण है कि इसमें इजराइल सक्षम देश है, ठीक है। 193 कंट्रीज हैं यूएन में इस समय, उनमें से 151 देश यानी 75% के आसपास देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन क्या देश बन पाएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उसके कई कारण हैं, जैसा कि मैंने एक तो आपको अभी समझाने की कोशिश की। दूसरा देखिए कि क्या क्या कारण हैं जिनका हल निकालना बड़ा मुश्किल है। एक तो है बॉर्डर, यानी इनकी सीमा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच अब तक बॉर्डर तय नहीं है, यानी सीमाएं तय नहीं है। 1967 का जो अरब इजराइल युद्ध हुआ था, उससे पहले की जो सीमा रेखा है उसको अगर माना जाए तो उसके लिए इजराइल तैयार नहीं है, 1967 से पहले जो था, क्योंकि इजराइल ने 1967 का जो युद्ध हुआ उस समय जो सीमा रेखाएं बनी, उसके बाद काफी बड़े क्षेत्र को इजराइल ने जीता है, तो उसके लिए इजराइल तैयार नहीं है। फिर यरूशलेम, दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो ईसाई और आप मुस्लिम और यहूदी तीनों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। फिर हम बात करते हैं शरणार्थी। 1948 में जो युद्ध हुआ फिलिस्तीन और इसके बीच में, तो बहुत सारी संख्या में फिलिस्तीन यहां से बाहर चले गए थे। फिलिस्तीनी जो लोग हैं वो शरणार्थी के रूप में बाहर चले गए थे, और उनकी तादाद अब लगभग 50 लाख के आसपास है। अगर उन फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनको वापस से बसाया जाए तो ये भी यहां पर एक बड़ी समस्या बन सकती है। कैसे, तो उनको बसाएंगे, और इजराइल ये कहता है कि यहूदियों का रेशियो फिर दोबारा से कम हो जाएगा और हमारे अस्तित्व पर खतरा बन जाएगा, हम इसे कभी भी होने नहीं देंगे। तो ये थी दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन विवाद की मूल जड़। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, उम्मीद करता हूं सारा कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये समय बताएगा कि ये विवाद होगा या नहीं होगा। लेकिन देखिए दोनों ही तरफ से ये तो पक्की बात है कि मानवता के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, और इसका कोई ना कोई समाधान तो निकलना चाहिए, क्योंकि समस्याएं कभी ना कभी तो समाप्त होंगी। समय से पहले सब सही समय पर हो जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए मिलते हैं अगली खबर में बहुत बेहतर जानकारी के साथ, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।